नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। लगातार हर दिन किसी ना किसी के मर्डर की खबर तो हमें सुनने को और देखने को मिल ही जाती है। हाई प्रोफाइल मर्डर दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हुई और जांच में बहुत कुछ निकलकर सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट तैयार है, लेकिन पुलिस फिलहाल आज उसे बताने से परहेज कर रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या ने बिहार में सियासत को गरमा दी है। राजद ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च बुला लिया है और विपक्ष की तमाम पार्टियां उसमें सहयोगी होंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार से इस हत्याकांड को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बिहार से जो 3 मंत्री बताए जा रहे हैं, चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी, उन्हें नीति आयोग में बड़ी भूमिका दी गई है। ऐसे में अब बिहार को लेकर जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, उस पर भी शोर अब फिर से सुनाई देने लगा है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जीतन सहनी की जो हत्या हुई, पुलिस की छानबीन में क्या निकला, जिसे आज बताने से कहा जा रहा है कि पुलिस परहेज कर रही है। क्या कारण है? पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है, मगर कल वहाँ के डीआईजी जो हैं उन्होंने कहा था कि 8 घंटे में हम इसका रहस्योद्घाटन कर देंगे कि हत्या क्यों हुई और हत्यारा कौन है। मगर जब हत्यारे का नाम सामने आया और उसको इन लोगों ने पकड़ा, तो उसके बाद इन लोगों को सांप सूंघ गया। अच्छा। प्रशासन को और पुलिस को। और जो मुख्यालय से आदेश मिला कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाए, मुख्यालय यानी पटना पुलिस मुख्यालय, कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाए, अभी मुहर्रम का पर्व है वो शांतिपूर्वक गुजर जाए, उसके बाद फिर ये डिस्क्लोज इसको किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ करें, अभी उस मामले को ऐसे ही रहने दें। तो इसीलिए वो डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर जो हत्यारा है वो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, वो पुलिस की गिरफ्त में है और 4 लोगों ने मिल करके हत्या की थी, ऐसी सूचना मिल रही है। और वो सभी पुलिस के गिरफ्त में हैं और उन्होंने कबूल भी कर लिया है, अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और उसकी वजह भी बताई है कि हत्या क्यों हुई। तो उसके पीछे जो जानकारी सामने आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी जी सूद का कारोबार करते थे। अच्छा, पैसे का लेन देन। हाँ, पैसे का लेन देन और मोटे ब्याज पर लोगों को पैसा देते थे। गांव में ज़रूरत पड़ती है गरीबों को, शादी ब्याह या और दूसरे मौक़ों पर, खेती बाड़ी के लिए भी, तो लोग पैसे लेते थे और ये कुछ बंधक रखते थे सामान, और या ज़मीन का कागजात रख के पैसे देते थे और उस पर मोटा ब्याज लेते थे। तो उसी में कुछ ब्याज के दर पर लेन देन में कुछ बाताबाती हुई। फिर ज़मीन का कागज़ दे कर के एक वहाँ के स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति ने लिया था पैसा इनसे। तो वो विवाद बढ़ा। उसके बाद उसने चाहा कि हम वो ज़मीन का कागज़ इनके पास से ले लें, जो ज़मीन का कागज़ उनको दिया हुआ था बंधक के तौर पर। तो वही लेने वो गया था रात में, मगर जीतन सहनी तैयार नहीं हुए इसके लिए और फिर बाताबाती हुई, हाथापाई हुई और उसमें उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा। और जो अलमीरा घर के पीछे फेंका मिला, उसी में वो सारे दस्तावेज रखते थे, कागजात रखते थे, जो बंधक के तौर पर उनके पास रहता था। तो वो फेंका, वो तोड़ करके उसमें से निकाला गया कि वो कागज़ जो था वो लेकर के अपना चला गया। मगर वहाँ सीसीटीवी में उन लोगों का चेहरा आ गया और हाथ पैर में पूरा खून लगा हुआ था, क्योंकि हत्या जिस नृशंस तरीके से की गई थी तो खून का फव्वारा निकला था शरीर से और उन सब के कपड़े भींगे हुए थे, हाथों में भी खून लगा था, वही खून दीवार पर भी लगा था। तो उन लोगों ने बगल ही में किसी चांपाकल पर हाथ पैर धोया, तो एक महिला ने रात में वो देखा था। तो उसने भी पुलिस को बताया कि हाँ, कुछ लोग निकले थे उनके घर से और वो हाथ पाँव धो रहे थे वहाँ नल पर। तो पुलिस का संदेह और पुख्ता हुआ और फिर जब पूछताछ हुई, पुलिसिया दांव चला गया,
तो उन लोगों ने कबूल कर लिया, सारी बात बता दी। और वहाँ एक मोटरसाइकिल भी पाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी बताया जा रहा है कि वो बंधक रखा हुआ था। तो ये उसके पीछे का मामला है। अब इसमें चूँकि आरोपी जो पकड़ा गया है वो मुस्लिम है और मुस्लिमों का त्यौहार है अभी मुहर्रम, तो इसीलिए पुलिस ने नाम डिस्क्लोज नहीं किया कि इससे अनावश्यक तनाव फैल सकता है और जो असामाजिक तत्व हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके हिंसा भड़का सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। तो इसलिए ये नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, मगर लगता है कि कल या परसों में ये सब चीज़ सामने आ जाएगी। तो लगभग अब लग रहा है कि जांच तो पूरी हो गई है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी बीच कई जो बिहार के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी मुकेश सहनी के गांव का दौरा किया है। पप्पू यादव हों, मंत्री हरी सहनी, मदन सहनी और तमाम विधायक भी वहां पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि बहुत क्लोज इधर मुकेश सहनी के आ गए हैं, वो अभी तक दिखाई नहीं दिए। नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे कई मौक़ों पर गायब हो जाते हैं और वो नेपथ्य में चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ट्वीट किया है 2 दिन से, वो ये भी बता रहे हैं कि कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, ये वो बता रहे हैं। कहाँ गए ये नहीं, हाँ, ये नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात कि जो नारंगी संतरा खा रहे हैं और उसका रंग दिखा रहे हैं जहाज में बैठ के, मछली खा रहे हैं जिस मुकेश सहनी के साथ, दुख की घड़ी में तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ नहीं है। अगर कहीं भी होते तो वो तो जहाज से अंबानी के भोज खाने चले गए थे, माने पूरा परिवार, हाँ माने पूरा परिवार चला गया वहाँ पर, तो वो आ सकते थे यहाँ पर। ऐसे घड़ी में जब आप अपने परम मित्र के दुख की घड़ी में आप नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हत्या को राजनीति से जब वो देखने लगेंगे, क्राइम हुआ है, ये अपराध है, और अपराध को राजनीतिक उसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको माने आपकी जो समाज में जो आपके प्रति लोगों का है वो आपका खराब हो रहा है। आपको देखना चाहिए। आप देखिए कि मुकेश सहनी के पिता थे, इसलिए इतनी आप माने पटना से 1 घंटे के भीतर ही एफएसएल टीम चली गई। वो जांच तो काम्या मिश्रा वहाँ योग्य अधिकारी हैं, वहाँ पर वहाँ कर सकती थी, उनकी अपनी टीम है, वहाँ एफएसएल की टीम भी है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पटना से भेज दिया। माने इसमें नीतीश कुमार ने दिलचस्पी ली। हाँ, नीतीश कुमार ने ली। ये सबके लिए हम वही कह रहे हैं कि हत्या को, अपराध को राजनीति के चश्मे से देखना शुरू करेंगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और अपराधी अब ये भी, जब अपराधी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हैं, फिर भी आप नाम नहीं बता रहे हैं कौन लोग हैं, क्यों किया हत्या, और आप डर रहे हैं, तो बिहार में अपराध इस तरह से नहीं घटेगा। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, और आरजेडी के तमाम नेता सब के गलत हुआ है। और फुलवारी शरीफ में गर्दनीबाग के 2 बच्चों की हत्या हो गई, निर्ममता से मार दिया, वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और आप बताइए कि छपरा में 3 लोगों की हत्या बने, एक ही घर में 2 बहनों के उसके पिता की हत्या हो गई, उस पर कोई एफएसएल टीम अभी तक नहीं गई छपरा पटना से, कि आम आदमी मरा है। आम आदमी को कई लोग तो वो शहीद को बोल दिए थे, नीतीश कुमार के ही एक मंत्री थे, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो शहीद तो मरने के लिए होते ही है, मैंने सैनिक तो मरने के लिए होते ही हैं, ये वो बोले थे। तो ये हाल है कि ये लोग अपराध को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। और जीतन सहनी, अब मुकेश सहनी ये कहें कि बिहार में कानून का राज नहीं है, तो उनके पिता क्या कर रहे थे? सूद पर पैसा चला रहे थे। वो बंधक मोटरसाइकिल वहाँ पर मिला है, जिसको बंधक बना के रखा था, मोटरसाइकिल जमीन का कागज उन्होंने बंधक बना के रखा था। देखिए कि बिल्कुल निश्चित तौर पर अवैध है, लेकिन हत्या को ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। हत्या जस्टिफाई नहीं है, लेकिन आप जब इसी के राजनीति के हिसाब से आप चढ़े हुए हैं सरकार पर कि हत्या हो गई, हत्या हो गई, हत्या हो गई, भाई आप तब जवाब क्या देंगे? और विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पुलिस पर चढ़ो, बताओ कि क्या हुआ है। कोई पार्टी अभी नहीं बोल रही है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया INDIA गठबंधन के नेताओं ने, राजद के कार्यालय में बड़ी बैठक हुई और 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च पूरे बिहार में निकालने की बात हुई है। उसमें मुकेश सहनी के पिता की हत्या निश्चित तौर पर जुड़ी है, लेकिन साथ ही साथ बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके खिलाफ उन्होंने निकालने का ऐलान किया है। ये अच्छी बात है। विपक्ष को तो हंगामा करना ही चाहिए, विपक्ष को विरोध का मुखर स्वर होना चाहिए प्रदेश में। जो स्थिति अभी बन गई है, बल्कि सरकार के साथ साथ विपक्ष भी इसके लिए दोषी है,
क्योंकि विपक्ष को जितना दबाव बनाना चाहिए सरकार पर, उसमें वो चूक रही है विपक्ष। अब देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई और उनके परम मित्र माने जाने वाले तेजस्वी यादव, वो विपक्ष के नेता भी हैं, और वो पूरे दृश्य में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब जब बिहार संकट में पड़ा है, तब तब तेजस्वी यादव मौके से नदारद रहे हैं। तो ये इस तरह की राजनीति जब आप करेंगे तो जनता भी देख रही है सब, तो जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी। अभी तो बढ़ चढ़ के आगे आ करके और उनको पहल लेनी चाहिए थी विपक्ष के नेता के नाते, मगर वो चूक गए, ये बड़ा मौका चूक गए। तो सरकार पर दोष देना ठीक है, सरकार को जो करना चाहिए सरकार नहीं कर रही है, मगर विपक्ष भी तो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए। और ये तो अब पुलिस ने उसमें कार्रवाई कर ली है, पकड़े गए हैं सब लोग। तो अब जो उसमें गर्मी आनी चाहिए वो गर्मी अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि अपराधी पकड़े गए हैं। मगर ये बड़ा सवाल है कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी गिरावट क्यों आई है, उसमें अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ क्यों है। इसमें नीचे से ऊपर तक सब लोग दोषी हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी है। तेजस्वी यादव अनुपस्थित हैं, कहा यह भी जा रहा है कि चूँकि उसमें जो आरोपी हैं, उसमें जो पकड़े गए हैं लोग जीतन सहनी के हत्या के मामले में, वो मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए तेजस्वी यादव वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे उनका जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो उनसे भड़केगा। और ये बार बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ आरोपी उस धर्म विशेष के कोई व्यक्ति होता है, हाँ, तो वो वहाँ उस मामले को नहीं उठाते, उसमें वो जो ताकत नहीं दिखलाते विपक्ष के नेता या दूसरे दल भी। तो ये पिक एंड चूज आप कीजिएगा और जाति और धर्म की राजनीति कीजिएगा, मौत पर राजनीति होगी, तो ये अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और ये जनता समझ चुकी है, इसलिए आप देखिए कि जनता का मूड बदल रहा है। और वो पूर्णिया और रुपौली, ताज़ा मामला रुपौली है कि तमाम ताकत के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पराजित हो गया, दोनों को जनता ने, रुपौली की जनता ने ठुकरा दिया। तो इसमें दोनों को आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और जनता की समस्याओं से जनता के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, जनता के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। पप्पू यादव चले गए, दीपांकर चले गए, वहाँ उदय नारायण चौधरी चले गए, मगर जिनको सबसे पहले पहुँचना चाहिए था तेजस्वी यादव, वो सिर्फ वो एक्स पर उनका बयान आ रहा है, पता भी नहीं है और कोई नहीं जानता है, उनके पार्टी के लोग भी नहीं बोल रहे हैं कि वो कहाँ हैं, किसी को जानकारी नहीं। मैं इसीलिए एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से विपक्ष के नेता की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है, क्या वो सचमुच विपक्ष की भूमिका सही से निभा पा रहे हैं, या फिर पप्पू यादव जिस तरीके से हर घटना में हर जगह पहुंच जाते हैं, असली विपक्ष की भूमिका वही निभा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो पप्पू यादव बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। और ये तो विपक्ष के नेता इसलिए बने हैं कि लालू प्रसाद के पुत्र हैं। तो लालू प्रसाद बड़ी पार्टी है, तो लालू प्रसाद ने उनको नॉमिनेट कर दिया है कि हमारे ओर से भावी मुख्यमंत्री ये रहेंगे, तो इसलिए वो विपक्ष के नेता हैं। मगर विपक्ष में उनसे बहुत लोग हैं जो योग्य हैं, काबिल हैं और उस पद के दावेदार हो सकते हैं, मगर वो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो वंशानुगत राजनीति में यही होता है, राजा का बेटा राजा होगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। अच्छा, प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान तो कर दिया है INDIA गठबंधन ने, सचमुच आपको दिखाई देता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा भी, सरकार पर कुछ दबाव बनेगा ही, क्योंकि 20 जुलाई को तारीख तय की गई है और उसके 1-2 दिन बाद ही विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। देखिए, ये इस मसले को राजनीतिक हवा देने की कोशिश हो रही है। और ये जो जुटान का आज जो RJD ऑफिस में मीटिंग हुई सबकी, सभी विपक्षी पार्टियों की, कोशिश तो यही है कि इसको राजनीतिक हवा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन जब सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और 4 लोग पकड़े गए हैं, पूरा भेद खुल गया है कि हत्या किस लिए हुई है और किसने मारा है, और सब पुलिस के गिरफ्त में है, तो अब वो क्या दबाव बनाएंगे? वो तो कह दो गिरफ्तार करो या उनको फांसी दो या कुछ करो। तो कानून की तो एक प्रक्रिया है, जो पकड़े गए हैं अब उन पर केस मुकदमा चलेगा और जो होगा ऑर्डर को मजबूत करने के लिए तो ये दबाव काम कर। हाँ, ये एक सवाल है कि बिहार में जो कानून का राज जिसका
वो राग अलापते हैं नीतीश कुमार, जीरो टॉलरेंस कहते हैं भ्रष्टाचार पर भी और कानून के राज पर भी, मैंने इस पर अपराधियों पर, अपराध पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन वो जीरो टॉलरेंस नहीं है। नीतीश कुमार के मुट्ठी से, माने उनके हाथ से सत्ता ऐसे लगता है जैसे बिखर के उनके हाथ में नहीं है। और वो उनका जो यही कहते हैं कि इकबाल जो खत्म हो जाना, जो नीतीश कुमार का जो तेज और प्रताप जो था 2005 में, 2005 से लेकर 10 तक में उन्होंने अपराधियों पर नकेल कस के दिखाया था। वो जो जिसको जंगल राज कहा जाता था कि लोग सड़क पर नहीं निकलते थे, महिलाएं औरतें शाम को बाजार नहीं जाती थी, वो उसको रोका था नीतीश कुमार ने। लेकिन आजकल पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हो गया। नीतीश कुमार राजनीति तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, गोटी तो एक से एक सेट करते हैं, सत्ता बदल देते हैं, इधर से उधर पलट जाते हैं और अपने पक्ष में हवा कर लेते हैं। लेकिन राजनीति ये जो इस पर नकेल वो क्यों नहीं कस पा रहे हैं? बालू माफिया पर वो क्यों नहीं, वो दुबक क्यों जाते हैं? शराब माफिया पर वो क्यों नतमस्तक हैं? ये सवाल नीतीश कुमार पर है। क्या कुर्सी की राजनीति ने बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया? नीतीश कुमार को ही कमजोर नहीं किया, कुर्सी और जाति की राजनीति ने बिहार को चौपट कर दिया। और इसके लिए दोषी सब हैं, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, जितने लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब दोषी हैं इसके लिए कि बिहार की चिंता कम, कुर्सी की चिंता ज़्यादा वो करती हैं। और इसी के लिए दल बदल, जोड़ तोड़, इधर से उधर करना और अपराधियों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचारियों से पैसे वसूलना, माफियाओं को संरक्षण देना, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आज राजनीति इतनी महंगी हो गई है। तो महंगी हुई तो पैसा अपने पास पूरा बटोर के रखो कि चुनाव में वो काम आएगा, लोगों को खरीदने में काम आएगा, विधायकों को खरीदने में काम आएगा। तो इसीलिए बिहार पिछड़ा हुआ है और सिर्फ कहते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस दो। स्पेशल स्टेटस अभी भी ढेर सारी योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र का पैसा आके पड़ा रहता है, यूज नहीं हो पाता है, सरकार यूज नहीं करती है। और आप देख रहे हैं कि जो यूज हो भी रहा है वो कैसा हो रहा है कि 4-4 साल 5-5 साल पुराना पुलिया ढह रहा है और सरकार चुप बैठी हुई है। तो बिहार पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और ऐसे में इस शासन का, इस सरकार का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता। सरकार ना रहती, मान लीजिए सरकार कोई ना हो, तो अब इससे बुरा क्या होता? जो सबसे बुरा है वो तो अब हो रहा है। मंत्री, पूर्व मंत्री के पिता मारे जा रहे हैं, आम आदमी मारा जा रहा है, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, उनकी उंगलियां काटी जा रही हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, दिन दहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आपने स्पेशल स्टेटस की बात की तो अब नीति आयोग पर आते हैं, क्योंकि अब इस टीम में बिहार के 3 चेहरे जो केंद्र में मंत्री हैं उन्हें जगह दी गई है, चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी। ऐसे में जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठ रही है, क्या उस पर सहमति बन जाएगी या फिर अब ये मामला और ज़्यादा लटक जाएगा? क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? इसमें 2 तरह से देखिए। एक तो चिराग पासवान का कद बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर एक बहुत बड़ा भरोसा जताया है और नीति आयोग में चिराग पासवान को जगह देना, इसका माने कि प्रधानमंत्री का चिराग पासवान पर भरोसा है और उन्होंने उनको शामिल किया। ललन सिंह को भी शामिल किया और जीतन राम मांझी को। तो अपने सहयोगी पार्टियों को भी हिस्सेदारी मिली। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक तो साझा सरकारें जो चलती रही हैं तो सहयोगी पार्टियों को उतना तरजीह नहीं। अगर ये बहुमत में रहते बीजेपी तो शायद ये नहीं कर पाते। तो अब उन्होंने किया तो एक तो सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, ये एक बड़ी बात है। शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाकर और उसमें ले जाया गया। तो सरकार की चिंता है कि नीति आयोग कुछ बड़ा काम करे और ऐसे कद्दावर लीडर्स जिनका एक विजन है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो नीति आयोग से जब वो बातें, जब बिहार के लिए कुछ बनेंगी, कुछ होगा, तो चिराग पासवान का विजन जो है उसमें आ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने। अब देखिए, जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, वो सभी जानते हैं कि बिहार उस कैटेगरी को पूरा नहीं करता है जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो हाँ, नीतीश तब तो प्रधानमंत्री ने एक गोटी खेल दिया। भाई ललन सिंह जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए रोज मांगते थे कि विशेष राज्य का दर्जा दो, तो आप तय करो, आप उस टीम में है तो आप तय करिए।
जीतन राम मांझी तय करें और चिराग पासवान भी वो इस बात का समर्थन में थे, तो यही लोग तय करें कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, विजय चौधरी ने ये कहा था कि नीति आयोग की नई रिपोर्ट के हिसाब से बिहार पिछड़े राज्यों में सबसे नीचे है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलना चाहिए। तो इतनी बात तो तय है कि इस बार विशेष पैकेज निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ ले लिया, सरकार बनते ही उन्होंने ले लिया, और उनको तो नई राजधानी अभी ऐसे बनानी है, अमरावती को वो राजधानी बनाने जा रहे थे। तो चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद के हाईटेक सिटी को बनाया, वो बहुत खूबसूरत बना दिया, तो अब वो अमरावती को बनाएंगे, उन्होंने ले लिया। लेकिन बिहार के पॉलिटिशियन दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर कि अब तो आप सत्ता में हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा लेके दिखाइए। तो अब तेजस्वी यादव जो चढ़ेंगे और जो दूसरे लोग चढ़ेंगे, तो नीतीश कुमार को भी ये बोलेगा तो आप तो ललन सिंह है उसमें, दे दें ललन सिंह अगर विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं तो, या जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान। तो ये इसमें दो तरह की बात है। एक तो उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी अपने पार्टियों को दिया, सहयोगी पार्टियों को, चिराग पासवान जैसे यूथ यंग को जिनकी एक समझ है उनको भी जगह दिया, और एक राजनीति भी, एक गोटी भी चल दिया कि विशेष राज्य का दर्जा मांगना है तो आप। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात है कि एक बड़ी टीम है नीति आयोग, और उसमें जब बिहार के 3 चेहरों को जगह मिली है, तो चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी का कद कितना बढ़ा और बिहार का कद कितना बढ़ा? बिहार का कद ये बढ़ा कि अब वो रचनात्मक भूमिका अगर निभाएंगे वहाँ, तो बिहार के लिए बहुत कुछ ले सकते हैं। फंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट करा सकते हैं वहाँ से, आपको दूसरे सहयोग मिल सकते हैं वहाँ से, मगर आप करने में कितना सक्षम हो पाते हैं देखना ये है क्योंकि बिहार के नेता अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ वैसा रचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव होता है यहाँ के नेताओं के पास कि वो बहुत कुछ कर नहीं पाते जहाँ करने का मौका आता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने एक मौका दिया है बिहार के नेताओं को कि आप जो विकास, पिछड़ा और विशेष राज्य ये सब कहते रहते हैं, तो अब आपके हाथ में सब कुछ है, कुंजी आपके हाथ में दे दी गई है, आप फैसला कीजिए आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए और किस दिशा में आप बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। वो मिल ही जाएगा। तो ये फैसला आपके पास है, बिल्कुल मिलेगा। और वहाँ अब ये भी सच्चाई हो जाए कि बिहार कहाँ खड़ा है। अब वहाँ की बैठकों में जब आंकड़े आएंगे तब आंखें खुल जाएंगी नेताओं को कि जो दावा होता था, जैसे आज विजय चौधरी ने कहा कि जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उससे बिहार डिजर्व करता है विशेष राज्य के लिए, तो डिजर्व ये भी करता है। और जो नीतीश कुमार ने एक माया जाल फैला रखा है कि बहुत विकास हुआ है बिहार में, उस विकास का माया जाल भी खंड खंड बिखर गया। रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया कि बिहार निचले से एक पायदान ऊपर है, हर क्षेत्र में आप कहीं नहीं कर रहे हैं। जो पुल पुलिया बने हैं सब ढह रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, अस्पताल में भवन बन गए मगर डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स आ गया, टेक्नीशियन नहीं है। तो ये सारे जब आंकड़े उनके सामने आएंगे तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी बिहार के नेताओं की। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या विशेष पैकेज से ही संतुष्ट? विशेष राज्य का दर्जा तो खैर असंभव है, वो तो रास्ता ही बंद कर दिया गया है। अब उसके लिए संविधान संशोधन आप करवाएंगे तभी वो संभव हो सकता है। तो वो एकदम बिल्कुल कमेटी ने भी नकार दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, विशेष पैकेज इसीलिए इन लोगों ने रास्ता भी निकाला है, एक बाईपास निकाल दिया है कि फेस सेविंग हो जाए कि चलिए विशेष राज्य नहीं मिल रहा है तो विशेष पैकेज मिल जाए। तो विशेष पैकेज देने के लिए तो केंद्र तैयार है और पहले से वो मिल रहा है। जो भाजपा के नेता गिनाते रहते हैं कि ये विशेष पैकेज में है, वो विशेष पैकेज में है, तो उसी में कुछ और वृद्धि करा सकते हैं दबाव डाल के। एक सवाल बिहार के नेताओं पर हमेशा उठता है कि तमाम जो अदर राज्य हैं उनके नेता अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार से अच्छा लेकर चले जाते हैं, लेकिन बिहार के नेताओं में वो कुव्वत नहीं है कि कुछ अच्छा केंद्र से अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ला सके। ये आरोप हमेशा लगती रहता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कुव्वत तो है, चाहे तो कर सकते हैं, मगर सोच नहीं है वैसी। वो विजन उनके पास नहीं है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है और उसके लिए हमारी क्या उपयोगिता है, हम क्या कर सकते हैं, इस सोच का अभाव है। उनके लिए तो यही बहुत है कि हम किसी तरह से चुनाव जीत के आ जाएं, विधायक सांसद बन जाएं, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाएं
बस उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री यहाँ थे ऐसे भी जो कहे कि विकास से वोट नहीं मिलता है। अच्छा। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम गांव में स्कूल खुलवा देंगे तो वो पढ़ लिख करके साहेब बन जाएगा तो हमको वोट कौन देगा। अभी तो मूर्ख है तो हम उसको हाँकते हैं अपने पीछे जाति का नारा दे के और दूसरी बातें कह के कि तुमको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे कह के। तो जब ये सोच आपकी रहेगी कि विकास हो जाने से वोटर आपके हाथ से निकल जाएगा बाहर, तो कैसे विकास होगा। छोटी सोच से कभी बड़ा काम नहीं हो सकता। चिराग का बिहारी फर्स्ट का विजन था, अब तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अब करें, उनको तो मौका मिला है, वो करके दिखलाएं। मंत्रालय भी मिला है भारी भरकम और नीति आयोग में भी आ गए हैं। तो यही तो मौका है, नेताओं के पास यही मौका होता है कि आपको कोई पद मिलता है, कोई जिम्मेवारी मिलती है तो वहाँ एक छाप छोड़िए। मगर वो छाप छोड़ पाएंगे, कितना कर पाएंगे, वो तो अब आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल आने वाला समय बताएगा, अब देखना होगा। लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थितियां बिगड़ी हैं। पुलिस का इकबाल जरूर खत्म हुआ है, अपराधियों में डर भय नाम का चीज नहीं है। और यही वजह है कि पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो गई, आज छपरा में ट्रिपल मर्डर हो गया। और ऐसी बुलेटिन तो वैसे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हर दिन जारी करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद तेजस्वी यादव बिहार में दिखाई नहीं दिए, मुकेश सहनी के गांव नहीं गए, उनसे भी कोई मुलाकात नहीं। हो सकता है फोन पर बातचीत हो रही होगी, लेकिन इस दुख की घड़ी में जहां हर तरफ एक बात जरूर कही जा रही है कि मुकेश सहनी के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उन के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जो अक्सर उनके साथ इन दिनों दिखाई दे रहे थे फिलहाल गायब है। लेकिन इसी बीच अब प्रतिरोध मार्च का ऐलान विपक्ष की तरफ से 20 जुलाई को किया गया। सरकार पर कितना दबाव बनेगा यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।